में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में आज बात करेंगे जयपुर में ही राजस्थान भाजपा की वृहद कार्य समिति की। शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री आए, उसमें राजस्थान से जो यूनियन गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स हैं वो तमाम लोग यहाँ थे। मुख्यमंत्री भजनलाल, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सहित तमाम लोग मौजूद थे। लगभग 8000 कार्यकर्ताओं को यह आमंत्रित किया गया था। जो जिलों के पदाधिकारी और विधायक, सांसद, चुनाव लड़े हुए जो लोग हैं वो तमाम लोगों को यहाँ पे बुलाया गया था। मैं जो समझ पाया कार्य समिति को, एक मंत्र के साथ में उसका समापन हुआ, अजेय राजस्थान, और उसकी तैयारी अभी से भाजपा ने शुरू की है। 2028 और 29 के चुनाव का रूट मुझे लग रहा है अभी से बनता दिखाई दे रहा है। जो कार्यकर्ता को डायरेक्ट नहीं कहा गया लेकिन इनडायरेक्टली यही मैसेज है कि अभी से आप जुट जाइए, बैठने की आपको जरूरत नहीं है। सरकार आपकी है, डबल इंजन की सरकार है। जनता और सरकार के बीच की धुरी आप ही को बनकर के काम करना है। जो आप कहेंगे कि जनता के हित में ग्रास रूट पे ये काम चाहिए, वही काम होगा। खैर, कहने में बहुत अच्छा लगता है। मैं क्यों इस वजह से कह रहा हूं कि जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने थे तो प्रेस ब्रीफिंग थी और उन्होंने कहा था कि आम कार्यकर्ता की आवाज बनेगी सरकार, और वही सरकार की आवाज कार्यकर्ता बनेगा। जनता के बीच कार्यकर्ता सबसे बड़ा माध्यम होगा। अधिकारियों को कार्यकर्ताओं से तालमेल बैठाना पड़ेगा। खैर, लेकिन अगर अभी भी बनता है, कार्यकर्ता की कदर हर पार्टी में होनी चाहिए, यही मूल वाक्य हर पार्टी को समझना भी चाहिए। खैर, चलिए हम शुरू करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल सेन हैं, कांग्रेस से भरत मेघवाल हमारे साथ में हैं, और के जानू जी हमारे साथ भाजपा से हैं। अनिल, अगर हम ये देखें, मैंने शिवराज सिंह चौहान को भी सुना, भजनलाल को भी सुना, या सीपी जोशी की बात करें, तमाम वक्ताओं की अगर बात करें तो लबोलवाब एक ही था कि आगे बढ़िए, रुकने की आवश्यकता नहीं है। अजय राजस्थान, तो अजय राजस्थान तो यही होगा जो सरकार रिपीट होगी। 2047 के विजन का भी यहाँ जिक्र हुआ, और 28 और 29 डायरेक्ट तो नहीं बोला गया, लेकिन आपको लगता है कि सरकार में कंटिन्यू रहने का एक ग्रास रूट जो सरकार और संगठन को बनाना है, उसकी शुरुआत आज से हो गई है? देखिए, बिल्कुल वृहद कार्य समिति में बड़ा मैसेज बीजेपी ने कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को दिया है, और अजय भाजपा कैसे बने राजस्थान के अंदर, उसमें कार्यकर्ता की क्या भूमिका है। अगर कार्यकर्ता संगठन में ईमानदारी से काम करेगा, क्योंकि कार्यकर्ता एक धुरी होता है चुनाव में, अगर देखा जाए तो वोटर को पोलिंग बूथ तक ले जाना, पोलिंग बूथ तक ले जाने के साथ साथ पार्टी के पक्ष में वोट कराना, ये कार्यकर्ता का मैसेज है। 5 साल तक सरकार रहेगी, इस दौरान सरकार की जो योजनाएं हैं, कार्यकर्ता जिस तरह से धरातल पर और आम जनता के बीच में योजनाओं को लेकर जा सकता है, उतना सरकारी कर्मचारी नहीं जा सकता है। तो ऐसे में कार्यकर्ता की भूमिका को संगठन ने भी समझा है और सरकार ने भी समझा है। तो ऐसे में अब कार्यकर्ता क्या कर सकता है, ये कार्य समिति, हालांकि बीजेपी तो कह रही है कि राजस्थान में सरकार बनने और केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद में उस माहौल में हो रही है, लेकिन मेरा मानना है कि राजस्थान में ये जो वृहद कार्य समिति है, ये लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद में हो रही है, जहां पर बीजेपी को उम्मीद थी कि लगभग 20+ का आंकड़ा बीजेपी यहां से शोर लेकर चल रही थी, लेकिन बीजेपी के पक्ष में 14 का आंकड़ा यहां पर आता है, और यह आंकड़ा अपने आप में चौंकाने वाला है। क्योंकि लगातार जो बैठकें हुई है, कोर कमेटी की बैठक हो या फिर जिन बैठकों में मंथन किया गया, उसमें एक ये तस्वीर निकल कर आई कि शायद राजस्थान में बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो शायद अब संगठन से छिटकने लगा है, या फिर वो लगातार जो संगठन के कामकाज रहे हैं उससे थक तो नहीं गया है, या संगठन के कामकाज में शायद वो रुचि नहीं दिखा रहा है। हमने देखा भी था, पहले चरण का चुनाव राजस्थान में पोलिंग प्रतिशत देख लें और फिर दूसरे चुनाव के पोलिंग प्रतिशत को देखा जाए, पिछले चुनावों के मुकाबले पोलिंग प्रतिशत का कम होना, कार्यकर्ताओं का निष्क्रियता होना, उस तरीके से सक्रिय नहीं होना, और संगठन के प्रति जो ईमानदारी के और जिस भाव से कार्यकर्ता काम कर सकता है वो नहीं होना शायद संगठन को लगा। और इसी वजह से हमने देखा भी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जो कार्यकर्ता कहेगा वो सरकार करेगी, और इस दौरान पूरे माहौल में सुबह से लेकर शाम तक का जो कार्य समिति का माहौल था, इस एक लाइन पर जो कार्यकर्ताओं का माहौल देखने का था, तालियां बजवाने की कहने की जरूरत नहीं पड़ी, वहां पर कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से तालियां बजाई, शायद ये मैसेज था कि कार्यकर्ता, हाँ, आप जो प्रदेश लेवल पर या ऊपरी लेवल पर जो समझ रहे हैं वो सही है, और अब आपने जो कहा है आप उस रूट पर आ गए हैं।
कार्यकर्ताओं ने अभिवादन भी तालियां बजाकर की और शायद उम्मीद भी वहां से की होगी कि मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं मंच से, आने वाले दिनों में शायद उस पर अमलीजामा भी पहनाएंगे, कार्यकर्ताओं की बात भी सुनेंगे। जिस तरह से बूथ लेवल के कार्यकर्ता को कार्य समिति में बुलाया है, उसी तरह से बूथ लेवल के कार्यकर्ता का सरकार के स्तर पर सुनवाई होगी। शायद इस कार्य समिति के अंदर कार्यकर्ता उम्मीद करके गया है और बीजेपी की ओर से, सरकार की ओर से ये कार्यकर्ता को आश्वासन भी दिया गया। बिल्कुल, एक बड़ी दूरी होगी और मुझे लगता है कि हर सरकार को सोचना भी यही चाहिए, क्योंकि आपके पास में आंख नाक कान आपका कार्यकर्ता है, जो जिससे आप उम्मीद करते हैं कि मोहल्ले में से निकाल के वोटर को लेके आएगा। जनता की तकलीफ क्या है, किसी से सुझाव लेने की आवश्यकता नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर आप उससे अपने सिस्टम के डोमेन में रखेंगे तो वो सब कुछ बता सकता है कि किस गांव में क्या घटना चल रही है, कहाँ पे क्या चल रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, वो बहुत बेहतर तरीके से बता सकता है। आप एक गवर्नमेंट के वॉलंटियर की तरह भी काम करें, लेकिन बायसनेस नहीं आनी चाहिए इसमें। अगर सरकार का और पार्टी का हित चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो वोट नहीं देता उसकी फाइल निपटा दो, ये वो नहीं करता, ये उस पार्टी का है उसकी फाइल निपटा दो, ये नहीं होना चाहिए, उससे नुकसान ही होगा। मैं भरत आपके पास में आना चाहूँगा। खाका खींचने की तैयारी कर ली है 2028 और 29 की बीजेपी ने। कार्यकर्ता ये इतनी बड़ी कार्य समिति, क्योंकि चुनाव नहीं है, अब आने वाले दिनों में होंगे, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं कि इतने कार्यकर्ताओं को जयपुर में बुला करके और उनमें कोई इस तरह का सफलता के लिए मंत्र फूंका जाए। लक्ष्य एक ही है कि 28 और 29 में हम आगे बढ़ें, सरकार को रिपीट करें। देखिए योगेंद्र जी, जिस तरीके से आज कार्य समिति की बैठक हुई है, मुझे लगता है कि सिर्फ ये जो इनके कार्यकर्ता था उनमें एक जोश भरने का इन्होंने काम किया, क्योंकि इन्होंने देखा कि पिछले 6 महीने के अंदर जब से प्रदेश में, राजस्थान में भजनलाल जी की पर्ची सरकार बनी है, उसके बाद पहला उपचुनाव हुआ करणपुर वाला, उस उपचुनाव में इनको डिफीट मिली जहाँ पे इन्होंने मंत्री भी बनाया था। और उसके बाद लोकसभा का जो चुनाव हुआ, जिस तरीके से अभी बताया भी गया कि वोटिंग प्रतिशत कम रहा और जनता का जो मन था, मन भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गया। और पिछले 10 साल में जितनी सीटें इन्होंने नहीं आ रही, वो 11 सीटें इन्होंने आ रही और अधिकांशतः सीटें इन्होंने बहुत ही कम मार्जिन से जीती। जयपुर में भी आपने देखा कि जहाँ 4.5-5 लाख का मार्जिन हुआ करता था, वो मार्जिन 2-2.5 लाख पे आकर रुक गया। सबसे बड़ी बात क्या रही कि भारतीय जनता पार्टी के इस 6 महीने के कार्यकाल के अंदर जब गर्मी आई तो जो लोग थे वो व्यथित हो गए पानी से, बिजली से। जब बरसात आई तब लोग व्यथित हो गए। जो मैनेजमेंट एक मुख्यमंत्री का होना चाहिए था, वो मैनेजमेंट एक मुख्यमंत्री जी कर नहीं पाए। और जिस तरीके से सीएस का यहाँ पर दबाव रहा, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने का काम किया जा रहा है कार्यकर्ताओं के अंदर कि नहीं, सरकार बड़ी सही तरीके से चल रही है। आप देखिए किरोड़ी लाल मीणा जी अभी भी नदारद है, विधानसभा चल रही है, उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं है, लेकिन जो मंत्री हैं वो मंत्री के नाम से संबंधित होते हैं विधानसभा में, वो यहाँ से गायब है। वसुंधरा राजे जी आज लेट पहुंची, वो नदारत रह रही हैं। तो कहीं ना कहीं 5 उपचुनाव के अंदर मुझे ये लगता है कि एक ऐसा मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है राजस्थान में और बाकी लोगों को कि नहीं, सरकार भजनलाल जी ही चला रहे हैं और संगठन में मजबूती है। शिवराज सिंह चौहान जी का मैंने भाषण भी देखा, पढ़ा भी। उन्होंने कहा विदेशी ताकतें, अरे भाई अगर आप चुनाव जीतते हैं तो मोदी जी का नाम लेते हैं, हारते हैं तो आप दूसरों के ऊपर ठीकरा फोड़ देते हैं। और जब आपके जो मंत्री हैं, महामंत्री हैं संगठन के, विनय सहस्त्रबुद्धे, वो बड़ी उल्टी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हमें दूसरे के ऊपर ठीकरा नहीं फोड़ना चाहिए, एक उंगली अगर दूसरे की तरफ उठा रहे तो 4 हमारे ऊपर भी उठ रही है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये समझना पड़ेगा कि इस 6 महीने के अंदर इन्होंने जो काम करना चाहिए था, जो प्रदेश की जनता को बताना चाहिए था, चाहे युवाओं के लिए, चाहे महिलाओं के लिए, चाहे किसानों के लिए, वो बात आप ग्रास रूट तक पहुंचा नहीं पाए हो। आपके मंत्रियों ने लेटर लिखा कि हमारे काम नहीं हो रहे। आपके मंत्रियों ने, जो कैबिनेट मंत्री है, वो उन्होंने ये कहा कि अधिकारी हमारी सुन नहीं रहे, सीएस की मुख्यमंत्री जी से ज़्यादा चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये कार्य समिति की बैठक एक सिर्फ मैसेज देने का प्रयास किया गया है संगठन के अंदर कि जो पावर सेंटर है वो पावर सेंटर सीएस ना होकर मुख्यमंत्री जी स्वयं है। और हम आने वाले 2028 की बात कर रहे हैं। आपने अभी बजट लाया, बजट के ऊपर आपने आज चर्चा नहीं की। आपने कहा कि नहीं, बहुत बड़ा विजन दिया है, एक आम कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना दिया, कार्यकर्ता का जो बजट आया है उससे ये बात जाहिर होती है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा जानू जी से कि आज से पहले जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने, क्या वो कार्यकर्ता नहीं थे? क्या वो कहते हैं गोल्डन स्पून में पैदा होकर आए थे, चाहे स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी रहे या वसुंधरा राजे जी रही हो? तो कार्यकर्ता का मनोबल टूटने का कारण योगेंद्र जी जो मुझे लगता है वो यही रहा है कि पिछले 6 महीने में इस सरकार ने कोई काम नहीं किया है, अधिकारियों हावी है और अधिकारियों के द्वारा ही काम किया जा रहा है। जानू साहब आपके पास में आना चाहूँगा। मैं जो समझ पा रहा हूँ, डायरेक्टली आप लोगों को कहा नहीं कहा, क्योंकि जो हमें इजाज़त थी और जो स्पीच सुन रहा था, मैं मकसद साफ समझ पा रहा हूँ। अजय राजस्थान का मतलब ये है कि आप इस सरकार को कंटिन्यू करिए, खो खो के गेम की तरह मत रखिए, एक इधर बैठता है एक इधर बैठता है।
आप इसे कंटिन्यू करिए और 2028 में सरकार रिपीट हो और 29 में केंद्र की सरकार भी वापस चौथी बार बने। इसका एक लक्ष्य मुझे जो दिखाई दे रहा है वो है। लेकिन अभी आपके सामने जो बैठे हुए हैं अपोजिशन से, उनका साफ कहना है कि कार्यकर्ता में मंत्र देने से पहले उसको भरोसा दिलाना और उसका जो मनोबल टूटा हुआ है उसे मजबूत करने की ज़रूरत है। ये भी आपको मंत्र दे रहे हैं क्योंकि अपोजिशन में आपके साथी हैं ये। योगेंद्र जी, जिस प्रकार की बात और नैरेटिव कांग्रेस फैलाना चाहती है, आपने देखा होगा कि सीएस और मुख्यमंत्री में कांग्रेस को पता है कि सीएस की ज्यादा चलती है, मुख्यमंत्री की कम चलती है। अब संविधान की बात करने वाले, संविधान बचाने की बात करने वाले, संवैधानिक पद पर मुख्यमंत्री के मातहत जो सीएस है उसको मुख्यमंत्री पर हावी बताना कांग्रेस की लोकतांत्रिक समझ को बयान करता है। सीधे तौर पर जय जय राजस्थान बोलकर माननीय वसुंधरा जी ने 2 बार राज किया, लेकिन वो राज को रिपीट नहीं कर पाए। और इस बार अजय राजस्थान का अभिप्राय है कि सरकार पहले 6 महीने में निर्णय कर चुकी है कि हमें दोबारा सत्ता बनानी है और हम उसके लिए काम कर रहे हैं। हरियाणा में हमने दोबारा सत्ता बनाई है, यूपी में बनाई है, मध्य प्रदेश और गुजरात में लगातार बनाई है। ये जो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी एक बार आप और एक बार आपका खेल चल रहा है, गहलोत जी और वसुंधरा जी, जिस में 2 बार वसुंधरा जी रहे, 3 बार गहलोत जी रहे, लेकिन शायद मुझे लगता है कांग्रेस को अब निर्णय करना पड़ेगा कि अगली बार कांग्रेस का नेता पावर सेंटर, जैसा भरत जी कह रहे थे, जूली जी होंगे, डोटासरा जी होंगे, पायलट साहब होंगे, गहलोत साहब होंगे। पावर सेंटर का झगड़ा हमारे यहां से ज्यादा आपके यहां है। हमारे यहां तो सीधे तौर पर किरोड़ी लाल जी ने जनसभा में कहा था, अगर प्रधानमंत्री जी ने जिस पूर्वी राजस्थान की सीटों की जिम्मेदारी मुझे दी है वो अगर हार जाएंगे तो मैं इस्तीफा दूंगा। वो तो कह रहे हैं सीधे तौर पर लिख करके कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। वो अपनी बात पर अडिग हैं और उस बात का अनुपालन भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को समझा रहे हैं कि सत्ता और उस सबसे भी ज्यादा मेरी जबान की मर्यादा का पालन भी महत्वपूर्ण है। मैं ना पार्टी से नाराज हूं, ना संगठन से नाराज हूं, ना मुख्यमंत्री से नाराज हूं। सीधे तौर पर सबके सामने बोल रहे हैं कि मैं जिस जनता की 40 साल से सेवा कर रहा हूं, अगर उसे मैं कन्विंस नहीं कर पाया और परिणाम अपेक्षा अनुरूप नहीं ला पाया तो मैं मेरी घोषणा के अनुरूप इस्तीफा दे रहा हूं। अब वसुंधरा जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, अगर मीटिंग में थोड़ा लेट आए, जल्दी आए, ये भी खबर का विषय है क्या? ये भी चर्चा का विषय है क्या? आए हैं ना। और वसुंधरा जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते एक बयान बता दीजिए जिसमें वसुंधरा जी ने यह कहा हो कि राजस्थान में खुद मुख्यमंत्री के नाम की उद्घोषणा वसुंधरा जी ने की है। और भरत जी जिसे पर्ची सरकार बोल रहे हैं, लोकतंत्र का बहुत बड़ा अपमान है। 115 विधायकों के निर्णय पर्यवेक्षक ने सुनाया है। तो इस वजह से कह रहे हैं कि पर्ची आई तो उन्होंने खोली। पर्ची को दिल्ली से नहीं आई, वही कार्यक्रम पर्ची वही 115 विधायकों की चर्चा के बाद राजनाथ जी जो देश के रक्षा मंत्री हैं, पार्टी के पूर्व है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री के नाम की आपने बहुत बड़ी बात कही है। हालांकि मुद्दा ये नहीं, हमने बहुत बड़ी बात कही है। आपकी पार्टी के विधायक ये बात कहते हैं कि हमें तो बताया गया है कि बस पर्ची वसुंधरा जी को दी गई राजनाथ जी की तरफ से। आपके एमएलए पार्टी के आप कहें तो मैं उनसे बात देखो, उनका ये कहना है कि पर्ची, क्योंकि आपने जिक्र किया इस वजह से कि 115 विधायक जो थे उनसे बात की और उसके बाद में एक पर्ची तैयार की गई और फिर वसुंधरा जी को दी गई। इतना तो टाइम ही नहीं मिला बताया। देखो, सारे घटनाक्रम का फीडबैक आपको मालूम है। जिस प्रकार राजनाथ जी एयरपोर्ट से आए, वसुंधरा जी एयरपोर्ट पर उनको लेने गई, बाद में होटल में आए, चर्चा की, विधायकों के साथ चर्चा की और फिर सब जब सीधा कार्यक्रम में गए तो किसका नाम तय हुआ है? तो राजनाथ जी ने जितना संवाद जितने लोगों से होटल में, रास्ते में और कार्यक्रम के दौरान किया, उसके बाद सारा विषय लिख कर दिया कि ये नाम तय हुआ है और वसुंधरा जी ने उस नाम की उद्घोषणा कर दी। अब उस सारे में जिसका प्रस्ताव वसुंधरा जी ने किया हो, उस सरकार को, लोकतंत्र के उस निर्णय को पर्ची सरकार बोलने का मतलब, ये जो भाषा का स्तर है ना, सरकार पर्ची से नहीं बनती। क्या किसी मटके से पर्ची निकाली थी क्या? सीधे तौर पर जिस प्रकार का फैसला हमारे विधायक दल का था, उसे आप विधायक दल का फैसला नहीं, पर्ची का फैसला बोल करके जो व्यंग्य और तंज लगातार 6 महीने से करते जा रहे हैं। कांग्रेस भी अशोक गहलोत के सामने जो पर्यवेक्षक आए थे उनके साथ चर्चा करनी थी, वो चले गए थे कोटा वाले मंत्री जी के घर पर मीटिंग करने। कांग्रेस कौन सी है लोकतंत्र की दुहाई दे रही है? पर्यवेक्षकों का सम्मान करना हमारे यहां है और केवल राजस्थान में क्यों, हर राज्य में जिसको मुख्यमंत्री बनाया गया है, पूर्व मुख्यमंत्री ने उसके नाम का प्रस्ताव दिया है।
जी चलिए, लेकिन हम क्या नाराजगी पे बहस मत लेके जाइए, नहीं तो ये लगेगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आपको इतना लंबा बयान देना चाहिए। अगला अजय राजस्थान पे आइए। जय राजस्थान के विषय में एक बयान और आया कि शिवराज जी ने कहा विदेशी शक्तियों का हाथ है, जैसा कि इन्होंने इस विषय में चर्चा भी छेड़ी। निश्चित रूप से है। जॉर्ज सोरोस ने भारत में अपने एनजीओ और अपने फंडेड एनजीओ के माध्यम से जिस प्रकार का वायुमंडल बनाया, जो उसने बयान दिया, क्या किसी से छुपा है? जिस प्रकार की लंदन में मीटिंग करने के लिए अपनी यात्रा बीच में छोड़कर राहुल गांधी गए, क्या किसी से छुपा है? और भारत सरकार और सरकार की विभिन्न प्रकार की जांच एजेंसियां इस विषय पे काम कर रही हैं, और कौन स्लीपर सेल बनकर भारत को अस्थिर करने के लिए काम कर रहा है, इसका पटाक्षेप आने वाले दिनों में होगा। इस बात को कांग्रेस को नहीं भूलना चाहिए। चलिए, मैं अनिल आपके पास में आना चाहूंगा। तो चलिए, ये भी एक थीम पता लग गया है कि 2028-29 के साथ साथ सीधा टारगेट अब राहुल गांधी ही होंगे। देखिए, ये तो तय है, क्योंकि राहुल गांधी पर लगातार बीजेपी पहले से भी टारगेट करती आ रही है। 99 सीटों से मजबूत जो कांग्रेस अपने आप को मान रही है, और राहुल गांधी भी शायद मान रहे होंगे कि हाँ, उनके जनता के बीच में जाने का जो पदयात्रा का जो क्रेज रहा है, शायद उसका बेनिफिट ये हो सकता है। और आने वाले दिनों में जो अदर स्टेट के चुनाव भी आएंगे, तो शायद इसका बेनिफिट वो और भी लेना चाहेंगे। तो ऐसे में राहुल गांधी और कांग्रेस अपनी तरफ मजबूती दिखाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो तो कांग्रेस ने मुद्दा बनाया था संविधान बचाओ, उसका पूरा काउंटर तैयार कर लिया है। खासतौर से 25 जून जो संविधान हत्या दिवस मनाएंगे, जून अभी गया है, लेकिन अगले जून की तैयारियां ये कहा जा सकता है अब से शुरू हो गई हैं। और कार्यकर्ताओं के बीच में मैसेज, आज भी जिस तरह से कार्य समिति की बैठक रही है, अधिकतर मुद्दे हमने देखा बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने इस मुद्दे पर भी कहना कि कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जनता के बीच में जाने का आह्वान किया, और किस तरह से जनता को समझाना है ये भी कहना कि समझा है। तो कहा जा सकता है आने वाले दिनों में लगातार जिस तरह से काउंटर हो रहे हैं, राहुल गांधी को अब किस एंगल से काउंटर करना है, ये बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली। चलिए, मैं शॉर्ट में चाहूंगा भरत आपके पास में और जानू साहब के पास में भी, आप 30-30 सेकंड में अपनी बात कह दें। देखिए, बीजेपी अपने एजेंडे पे, क्योंकि गवर्नमेंट में भी है, अब तय आपको करना है कि आपका रूट क्या होगा। बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं कि अजय राजस्थान के सपने को लेकर हमें आगे बढ़ना है, उसे पूरा करने के लिए ताकत लगानी है, कार्यकर्ता को सोने नहीं देना है, अभी से उसे जगाने के साथ साथ ग्रास रूट पे उतारना है। देखिए, भविष्य की गर्त में क्या छुपा है वो तो 2028 में पता चलेगा, लेकिन अभी जिस तरह से पिछले 6 महीने में भजनलाल सरकार, जो मैं पुनः कहूँगा कि पर्ची की सरकार की क्रियाकलाप थे, उससे जनता खुश नहीं है। आपने देखा जिस तरह से महिला अपराध के ऊपर नहीं सहेगा, राजस्थान के नाम पर ये सत्ता में आए, यहाँ पर महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता गया। किसानों को जो MSP की बात हुई, किसानों के लिए जो अनेक योजनाओं की इन्होंने बात करी, इनके घोषणा पत्र में जो ये बात कही इन्होंने, वो भी पूरा नहीं कर पाए। विधानसभा के अंदर इनके मंत्री हैं, वो जवाब नहीं दे पाते। जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी सवाल पूछते हैं, तो मुझे लगता है कि जो अनुभवहीन ये सरकार है, ये अनुभवहीन सरकार इस 4 साल के अंदर कहीं ना कहीं इस तरीके से जाती जाएगी कि जो अजय राजस्थान की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ये दोबारा रिपीट नहीं हो पाएंगे, जो सोच रहे रिपीट होने का। और इस 5 उपचुनाव में आपको इसका परिणाम देखने को मिलेगा। ग्राउंड पर जो कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी है, वो बिल्कुल नाराज है, क्योंकि जो OPS RGHS स्कीम थी, उन स्कीमों को बंद किया गया। पूर्ववर्ती सरकार की ऐसी योजनाएं थी गरीबों के लिए, उनको बंद किया गया। तो ये अजय राजस्थान इनका पूरा नहीं हो पाएगा, इस 5 उपचुनाव में इनको देखने को मिलेगा। चलिए जानू साहब, 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कर दीजिए। देखो, भरत जी कह रहे हैं कि जनता के साथ हमारा इंटरेक्ट था। अंतिम 6 महीने में आपने जो रेवड़ियों की पिटारी खोल करके बांटने की कोशिश की, जनता ने उसे नकार दिया है, और आपकी सारी घोषणाओं को स्वीकार नहीं किया, इसीलिए आपको बहुमत नहीं मिला है। जहां बात बचती है भारतीय जनता पार्टी की, वो उसका बूथ प्रमुख, पन्ना प्रमुख क्या चाहता है, इस विषय को समझ रही है, और भाजपा को यह समझ आ चुका है। भाजपा के नेतृत्व को, सरकार चलाने वालों को समझ आ चुका है कि सरकारी अधिकारी संविधान के हिसाब से काम करेंगे, और भाजपा का कार्यकर्ता घोषणा पत्र के आधार पर आचरण और काम करेगा, तो सत्ता रिपीट होगी, और हम उस पर काम कर रहे हैं। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि राजस्थान में जयपुर की धरती से ये एक बड़ा सियासी, ये कहूं कि एक प्लेटफॉर्म तैयार करके बीजेपी निकल रही है, और सरकार इनकी है, केंद्र में भी सरकार है, लेकिन फिर भी अभी से अजय राजस्थान यानी कि 2028 और 29 में सीटें मजबूती के साथ में आए, उसको लेकर के कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया गया है। कारगर होगा नहीं होगा ये बहुत लंबी बात है, हाँ, लेकिन फिलहाल कार्यकर्ताओं में जान फूंकने और जोश फूंकने का काम जरूर किया है, ये कह करके कि सरकार और जनता के बीच की दूरी कार्यकर्ता है, और उसे उसी तरह से काम करना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।